नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। शायद एग्ज़ाम सितंबर में हो सकता है, तो मेंस के लिए बीपीएससी मेंस का एग्ज़ाम सितंबर में हो सकता है। उसके अलावा यूपीपीसीएस के भी कैलेंडर आ गया है, तो आप उसमें अपना देख सकते हैं कि किसका एग्ज़ाम कब पड़ रहा है। बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, चूँकि हाथ में फ्रैक्चर है वही मेन प्रॉब्लम है, उसमें कभी कभी बहुत दर्द उठ जाता है, इसलिए लेक्चर आने में बीच बीच में गैप हो जा रहे हैं। फिर भी हम सिलेबस को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते रहेंगे। हम पॉलिटी पर बात कर रहे थे। पॉलिटी में हम आपको मूल अधिकार पढ़ा रहे थे। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। हम आपको मूल अधिकार पढ़ा रहे थे। हमने आपको बताया था कि मूल अधिकार 6 प्रकार के हैं। शुरुआत में जब संविधान लागू हुआ था तब ये 7 प्रकार के थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे विधिक अधिकार बना दिया गया और उसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो अब हमारे संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकारों का वर्णन है। उन 6 प्रकार के अधिकारों में पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है, जिसमें 5 आर्टिकल हैं, 14, 15, 16, 17 और 18। हम आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 पर बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 16 पे, 17 पर और 18 पर। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप इन वीडियोस को शेयर भी करते रहें ताकि और लोग भी इससे जुड़ सकें। और हमारा टेलीग्राम चैनल चल रहा है, जो लोग आंसर राइटिंग करना चाहते हैं वो वहाँ जुड़ सकते हैं, स्टडी फॉर लाइफ नाम से ही है। तो आइए हम बात करते हैं आज मूल अधिकारों में आर्टिकल 16 पर। मूल अधिकार, इसमें हम बात कर रहे थे समानता के अधिकार पर। समानता का अधिकार, आर्टिकल थे 14, 15, 16, 17, 18। 14, 15 हम आपसे डिस्कस कर चुके थे। आज हमें 16, 17 और 18 पर बात करनी है। तो आइए बात करते हैं आर्टिकल 16 पर। आर्टिकल 16 है लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता। एक्चुअली में हम, आपको लग रहा होगा कि मूल अधिकार बढ़ाने में भी मैम इतने सारे वीडियोस बना रही हैं, तो एक्चुअली मैं लिंक कर रही हूँ मेंस के साथ साथ, इसलिए इसमें ये लेंथी हो रहा है। अगर हम सिर्फ आपको आर्टिकल 16 में इतना ही बताएं, लोक नियोजन में अवसर की समता, तो ये खत्म हो गया। इसके बाद हम आर्टिकल 17 बता दें, अस्पृश्यता का अंत, उसके बाद हम 18 बता दें, उपाधियों का अंत। इस तरह तो आप बुक में भी 1.1 देख सकते हैं, लेकिन हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इनको जब कभी बुक से पढ़ें या नोट्स बनाएं या कुछ करें या मेंस में लिखें, तो आपको इनका विवरण पता हो, आपको पता हो कि हम ये इसमें क्या क्या है और हम इसे कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए, आर्टिकल 16 भी जो है ना वो नागरिकों को प्राप्त है, सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। किसको प्राप्त है? सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। इसमें आपके सब क्लॉज भी दिए गए हैं जो बाद में जोड़े गए, जैसे आर्टिकल 16(1) और आर्टिकल 16(2). ये क्या करता है? ये भेदभाव से मुक्ति दिलाता है। ये कहता है कि भेदभाव नहीं होगा।
दूसरा आर्टिकल 16(3), 1 2 हो गया। 3 में क्या दिया है, निवास की अर्हता, निवास की अर्हता पर बात की गई है, निवास की अर्हता पर। इसमें क्या दिया है कि निवास की जो अर्हता है वो क्या होगी, इस पर अधिकार दिया गया है किसको, संसद को कानून बनाने का। संसद को किस चीज का, कानून बनाकर, कानून बनाने का। विशेष परिस्थिति में कानून बना सकती है संसद। जैसे पहले जम्मू कश्मीर में था कि आप निवास नहीं कर सकते, या फिर कोई राज्य ये कोई भी अवसर या नौकरी में या इसमें ये कंपलसरी कर सकता है कि इसमें हमारे ही राज्य के लोग भर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये निवास की अर्हता पर बात करता है। अगला है आर्टिकल 16(4). 16(4) में दिया गया है पिछड़ों के लिए विशेष आरक्षण, पिछड़ों के लिए विशेष आरक्षण। इसमें सब आ जाएंगे, पिछड़ा वर्ग है, SC ST है, महिलाएं हैं, सभी। इसके बाद एक और है आर्टिकल 16(5). 16(5) में जो धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्था हैं, इसके जो पदाधिकारी हैं, इसकी नियुक्ति उस विशेष धर्म से की जा सकती है। जैसे इस्लाम की कोई संस्था है या हिंदू की कोई संस्था है, उसमें जो पदाधिकारी चुना जाएगा उसमें ये अधिकार है कि वो अपने ही धर्म का चुने, उसमें धर्म का बंधन लगाना इस आर्टिकल का या आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो कौन कौन से आर्टिकल लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करते हैं, ये आर्टिकल 16 नागरिकों को प्राप्त है। ध्यान रखना, ये सभी को प्राप्त नहीं है, सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। जिसमें आर्टिकल 1 और 2 भेदभाव से मुक्ति दिलाता है। आर्टिकल 3 निवास की अर्हता बताता है, और उस निवास की अर्हता में संसद को विशेषाधिकार दिया गया है कानून बनाने का। आर्टिकल 16(4) के पिछड़ों के लिए विशेष आरक्षण की बात करता है, और आर्टिकल 16(5) जो है वो धार्मिक संस्था में पदाधिकारियों की जो नियुक्ति होगी उसका अधिकार प्रदान करता है। ये तो सिंपल से, आइए हम इस पर बात करते हैं आर्टिकल 16(4) पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के तहत आर्टिकल 340 क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। इसी आर्टिकल 16(4) के तहत 1978 में एक मंडल आयोग का गठन हुआ था। मंडल आयोग का गठन हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि इसमें जाति के आधार पर पिछड़ा वर्ग का निर्धारण किया गया था। जाति के आधार पर पिछड़ा वर्ग का निर्धारण इसी आर्टिकल 16(4) के तहत आर्टिकल 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 1978 में एक मंडल आयोग का गठन हुआ था, जिसने जाति के आधार पर पिछड़ा वर्ग के निर्धारण की बात की थी। इसके बाद
चूंकि ये आरक्षण की बात आई, जाति के आधार पर पिछड़ा वर्ग बनाया गया, तो इस पर कुछ वाद विवाद हुए, तो हम कुछ वाद पर बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आए थे। एक बड़ा फेमस वाद हुआ था इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ, ये किस पर विवाद है? ये इसी 16(4) के ऊपर विवाद है, जिसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि 27% आरक्षण, जो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण था, पिछड़ा वर्ग आरक्षण था, इसे क्या कर दिया गया? वैध बता दिया गया। कहा ये उचित है, लेकिन जो क्रीमी लेयर हैं उनको ये आरक्षण नहीं मिलेगा। अर्थात क्रीमी लेयर का निर्धारण कर लिया जाए और क्रीमी लेयर को ये आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन ये सबसे बड़ी कठिनाई है कि क्रीमी लेयर का पता ही नहीं चल पाता है ठीक से। और प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, प्रोन्नति में ये आरक्षण अवैध रहेगा। और जो कुल आरक्षण होगा, वो 50% से अधिक नहीं हो सकता। 50% से अधिक कुल आरक्षण नहीं होगा। इसकी बात की गई किस विवाद में? इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो वैध रहेगा, पर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया कि क्रीमी लेयर लोगों को ये आरक्षण नहीं मिलेगा, प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, और कुल आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इसमें एक और सब क्लॉज जोड़ा गया। इसमें एक और सब क्लॉज जोड़ा गया, आर्टिकल 16(4) का। इसमें ये कब जोड़ा गया? 77वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया? 1995 में। इसमें कहा गया कि SC और ST का प्रोन्नति में भी आरक्षण क्या होगा? वैध होगा। मतलब प्रोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है। ये कानून बना दिया या संविधान संशोधन करके संसद ने इस पर कानून बना दिया। एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 16(4) खा। ये जोड़ा गया 81वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें एक बात कही गई अग्रगण्य नियम की, अग्रनयन नियम। इसी को हम बैकलॉग भी कहते हैं। ये बैकलॉग की वैकेंसी अगर आती है, अगर बैकलॉग की बात की जाती है, तो इसे 50% का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगर बैकलॉग, जैसे किसी भी परीक्षा में आप आरक्षण जो देंगे, किसी भी परीक्षा में जो आरक्षण रहेगा वो 50% से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन बैकलॉग की जो वैकेंसी निकलती हैं उसमें 100% बैकवर्ड जो आरक्षण लोग होते हैं, जिसमें SC ST OBC आदि होते हैं, जो आरक्षण वाले लोग होते हैं, केवल वही फॉर्म भर सकते हैं, जनरल के लोग फॉर्म नहीं भर सकते। तो इसमें भी कहा जा सकता है कि ये 50% का उल्लंघन हो गया, तो इसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये वो वैकेंसी है जो कुछ परीक्षाओं में 50% जो आरक्षण था उसमें ये जो आरक्षण दिया गया था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। जैसे 10 वैकेंसी अगर SC के लिए थी
तो वो कंप्लीट नहीं हो पाई, वो नहीं भर पाई, वो रिक्त रह गई। तो वो चूंकि वो वैकेंसी एससी के लिए थी या ओबीसी के लिए थी, तो उन वैकेंसीज पर अगली बार जो एग्जाम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एससी या ओबीसी ही बैठ पाएंगे। ये बात इसमें कही गई। फिर आपको पता है कि एक और विधेयक आया जिसमें 124वां विधेयक लाया गया, और इसमें क्या किया गया आप सबको पता है, ये 2018 में आया था, 2018 में आया था, और इसमें भी आर्टिकल 15-16 में संशोधन किया गया, और इससे क्या होगा 10% आरक्षण किसे दे दिया गया, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे उनको। ये बात हमने की आर्टिकल 16 पर। आर्टिकल 16 के आधार पर ही आरक्षण की बात की गई। अब चूंकि मेंस में आरक्षण पर भी प्रश्न आ जाता है या कभी कभी निबंध में भी पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं, तो अब हम इसी से चूंकि जुड़ा हुआ है तो हम आरक्षण पर बात कर लेते हैं। इसके बाद हम आर्टिकल 17 और 18 पर बात करेंगे। क्योंकि आरक्षण की बात आई तो अब हम बात कर लेते हैं आरक्षण पर। आरक्षण में दो बातें हैं, एक तो आरक्षण की अवधारणा क्या है, दूसरे इसके तर्क के आधार क्या है। तर्क के आधार क्या है। अवधारणा ये है कि जो राज्य का उद्देश्य है, राज्य आरक्षण देने का क्या आधार है, क्यों आरक्षण दिया जा रहा है। तो राज्य का उद्देश्य है, राज्य का उद्देश्य है क्या, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। राज्य का क्या उद्देश्य है, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए आवश्यक शर्त है क्या, शोषित वंचित तबका का उद्धार करना, इसे मुख्य धारा में लाना। क्या करना, मुख्य धारा में लाना। और इसे मुख्य धारा में लाने के लिए क्या करना होगा, इसे मुख्य धारा में लाने के लिए क्या करना होगा, इसे हमें सहारा देना होगा। पहले जो इनके साथ अन्याय हुआ वो भविष्य में अन्याय ना हो, ऐसी व्यवस्था करनी होगी। ऊपर लिख लेते हैं, भविष्य में इनके साथ अन्याय ना हो। पहले जो अन्याय हुआ है वो अब भविष्य में ना हो। और ऐतिहासिक जड़ता से भी क्या हो, मुक्ति हो। और इसी के लिए क्या दिया गया, आरक्षण। मतलब इनको ये ना लगे कि हम पहले अगर हमारा काम सेवा करना था तो अभी भी हमारा काम सेवा करना ही है, तो परंपरा से चला आ रहा है, उस परंपरा को तोड़ने की बात की गई। और भविष्य में अन्याय ना हो इसके लिए क्या उपाय करेगी सरकार, इसके लिए उपाय करेगी कि इन्हें कानूनी अधिकार दे। जैसे अधिकार है कि कोई भी जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक है, कानूनी अधिकार दे। और उनकी क्षमता का विकास करें। इनको कानूनी अधिकार दे और इनका क्षमताओं का विकास करें। क्षमता का विकास कैसे होगा, निःशुल्क शिक्षा से, निःशुल्क शिक्षा दी जाए,
और निःशुल्क स्वास्थ्य, ये अगर प्रदान किया जाएगा तो इसके आधार पर राज्य का उद्देश्य पूरा होगा। और इन्हें ये सब चीजें देने के लिए, राज्य को अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, राज्य का क्या उद्देश्य है? न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने की आवश्यक शर्त क्या है? शोषित वंचित तबके को मुख्य धारा में लेकर आना। इसके लिए क्या करना होगा कि एक तो उन्हें भविष्य में उनके साथ अन्याय नहीं होगा, इस चीज का निर्धारण किया जाए। दूसरा, जो उनके अंदर ऐतिहासिक जड़ता बस गई है कि वो इसी के लिए पैदा हुए हैं, उससे मुक्ति देना। और इसके लिए ही आरक्षण की व्यवस्था की गई। और ये भविष्य में न्याय ना हो, इसके लिए क्या किया जाए? कानूनी उनको अधिकार मिले, उनकी क्षमताओं का विकास किया जाए। और क्षमताओं का विकास किस तरह होगा? उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाए, निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था की जाए। क्योंकि क्षमता के विकास के बिना अगर हम उन्हें गेहूं दे देंगे, चावल दे देंगे, खाना दे देंगे, तो वो तो खुद कुछ करना ही नहीं चाहिए। तो उनकी क्षमताओं का विकास हो ताकि वो खुद से कुछ कर पाए, ये एक उद्देश्य है आरक्षण को प्रदान करने का। अब इसके तर्क आधार पर हम बात कर लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मिटा देती हूँ। इसके तर्क आधार दो तरह के हैं, एक तो है सकारात्मक और एक है नकारात्मक। मतलब कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था सही है और कुछ लोगों का मत है कि आरक्षण की व्यवस्था गलत है। सकारात्मक लोग जो हैं वो सोचते हैं कि ये जो आरक्षण है ये आर्थिक उत्थान के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? ये सामाजिक उत्थान के लिए है। किसके लिए है? सामाजिक उत्थान के लिए। ये किसी को पैसे में बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा रही है, उसका जो समाज में वैल्यू नहीं है किसी व्यक्ति का, उसको समाज में वैल्यू दिलाई जा रही है, उसका सामाजिक उत्थान किया जा रहा है ताकि वो आर्थिक उत्थान अपना स्वयं कर लेगा। तो ये आरक्षण आर्थिक उत्थान के लिए नहीं दिया जा रहा, बल्कि किसके लिए दिया जा रहा है? व्यक्ति के सामाजिक उत्थान के लिए। सामाजिक उत्थान के साथ साथ क्या होगा कि इसका मानसिक उत्थान भी होगा। मानसिक उत्थान भी हो जाएगा। और मानसिक उत्थान होने से क्या होगा कि ये शासन में सहभागिता करेगा, शासन में सहभागिता करेगा। और जो लोग इसके आरक्षण के विपक्ष में तर्क देते हैं या नकारात्मक सोचते हैं, आपको भी आरक्षण के प्रति पक्ष और विपक्ष दोनों में मत देने होते हैं, तो आप इन आधारों पर दीजिएगा कि विपक्ष में जो इसके तर्क है उसका आधार यह है कि जो पिछड़ा वर्ग है वो बहुसंख्यक है। भारत में पिछड़ा वर्ग बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक का मतलब बहुत बड़ी संख्या में है। जो पिछड़ा वर्ग है वो बहुत बड़ी संख्या में है और इतनी बड़ी संख्या राज्य पर निर्भर हो जाएगी, राज्य पर निर्भरता बढ़ जाएगी इसकी, क्योंकि इसे आरक्षण मिलेगा तो ये राज्य पर निर्भर हो जाएगा और अपनी क्षमताओं का उच्चतम उपयोग नहीं करेगा। उच्चतम उपयोग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाएगा, तो ये उच्चतम उपयोग करेगा नहीं। और ये क्या होगा? ये राष्ट्र के विकास में बाधा होगा। मतलब क्या हुआ कि जो भारत में जो पिछड़ा वर्ग है,
जो पिछड़े हुए लोग हैं, SC ST OBC आदि, वो अधिक संख्या में है। अगर इतनी बड़ी संख्या के लोगों को हम आरक्षण दे देंगे तो इनकी राज्य पर निर्भरता बढ़ जाएगी, और चूंकि इन्हें बैठे बैठाए सब कुछ मिलेगा तो ये अपनी क्षमताओं का पूर्णतः उपयोग नहीं करेंगे, अतः इनकी जो क्षमताओं का विकास है वो रुक जाएगा, तो ये राष्ट्र के विकास में बाधा बनेगा। अतः हमें उनकी क्षमताओं का विकास करना चाहिए, ना कि उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। एक पक्ष इस बारे में बोलता है और एक पक्ष इसके प्रति सकारात्मक बोलता है। तो ये आरक्षण के प्रति आप कुछ जो आधार थे वो हमने बताए। अब आरक्षण को लेकर कुछ समस्याएं भी हैं जिन पर हम बात कर लेते हैं। ये तो पक्ष और विपक्ष में तर्क थे। समस्या क्या है? समस्या क्या है कि भारत का जो सामाजिक पिछड़ापन है वो बड़ा जटिलतापूर्ण है। सामाजिक पिछड़ापन जटिलतापूर्ण है। क्या है? जटिलतापूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ विविधता बहुत है, एक ही तरह के लोग नहीं हैं, विविधता बहुत अधिक है, और विविधता अलग होने से आरक्षण देने में समस्या होती है। आरक्षण के कई मानदंड निर्धारित करने पड़ते हैं कि किस आधार पर आरक्षण दिया जाए, और इसमें सामुदायिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। इससे क्या होता है? सामुदायिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। जैसे कभी मराठे आंदोलन करते हैं, कभी जाट आंदोलन करते हैं, कभी गुर्जर आंदोलन करते हैं कि हमें भी आरक्षण चाहिए, हमें भी आरक्षण चाहिए। अगर वो इस समय मुख्य धारा में है तब भी उनको लगता है कि पहले तो हम भी इतने पिछड़े हुए थे तो हमें क्यों आरक्षण नहीं मिलेगा, इस तरह। और ये सब समस्याएं होने से वैश्वीकरण भी एक इसके लिए बड़ी समस्या है। वैश्वीकरण भी एक समस्या ही है, क्योंकि वैश्वीकरण में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो निजी कंपनियां लग रही हैं, जो इस तरह की चीजें हैं, उनमें इन लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो ये अधिक पिछड़ जाएंगे। यानी कि अगर इनको सरकारी नौकरी मिली तब तो आरक्षण मिला, प्राइवेट में तो आरक्षण चलेगा नहीं, तो ये कहीं ना कहीं वहां पिछड़ने लगेंगे। इसलिए इन्हें समाज की मुख्य धारा में तो लाना है, पर इतना डिपेंड नहीं बनाना है कि ये फिर सामाजिक स्तर पर सरकार पर ही डिपेंड होके जिए, अपना कुछ ना कर पाए। तो आर्टिकल 16 कंप्लीट हुआ, आरक्षण पर हमने बात की। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 पर, और ये कहते अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, और इसमें आर्टिकल 35 के साथ संसद को विधि बनाने का अधिकार है। जैसे कहा गया ना, जाति सूचक शब्द बोलोगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत है, इसमें कुछ खास है नहीं। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, इसे हम जान लेते हैं कौन कौन सी उपाधि जो राज्य, सेना और विद्या के लिए देता है, वो सम्मान होता है, उपाधि नहीं। वो क्या होता है? सम्मान होता है, उपाधि नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति या संस्था विदेश से कोई उपाधि नहीं ले सकता। विदेश से उपाधि राष्ट्रपति के अनुमति के बिना नहीं ले सकता। राष्ट्रपति की
अनुमति के बिना नहीं ले सकता। एक केस आया था बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ। इसमें कहा गया कि ये 1996 में आया था। इसमें कहा गया कि जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म श्री है, ये सब क्या है? ये सब भी उपाधि नहीं है, क्या है? सम्मान है, लेकिन इनका नाम के साथ प्रयोग करना वर्जित है। क्या क्या? जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जो आदि हैं, ये क्या है? सम्मान है, उपाधि नहीं है, लेकिन इनका प्रयोग अपने नाम के साथ वर्जित है। उपाधियों के अंत में क्या क्या बातें कही गई कि राज्य जो सेना या विद्या के रूप में जो विद्या के आधार पर जैसे PhD है, ये सब जो उपाधि देता है, ये सब सम्मान है, उपाधियां नहीं है। कोई भी व्यक्ति या संस्था विदेश से उपाधि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं ले सकता। जब तक राष्ट्रपति से अनुमति नहीं लेगा तब तक किसी और देश की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। बालाजी राघवन का एक केस आया था भारत संघ के साथ 1996 में। उसमें कहा गया कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि जो भी है, ये सब भी सम्मान है, उपाधियां नहीं है, लेकिन इनका अपने नाम के साथ प्रयोग करना वर्जित है। तो हमने आज बात की समानता के अधिकार पर। पिछला वीडियो में आर्टिकल 14 और 15 पर बात की थी। आज हमने आर्टिकल 16 पर, 17 पर और 18 पर बात की। साथ ही साथ हमने आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए। आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होंगे और हम अगली बार अब स्वतंत्रता के अधिकार पर बात करेंगे, जिसमें आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।